प्यारे बच्चों, मैं अंकित पांडे आप सबका किरण लर्निंग हब पर स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा मूल आवेश क्या होते हैं, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है और आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कूलॉम का स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लॉ ऑफ कूलॉम्स कूलॉम का स्थिर वैद्युत नियम क्या होता है। कूलॉम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश बिंदु आवेश का मतलब है बहुत छोटे छोटे चार्ज, बहुत छोटे छोटे आवेश। ऐसा नहीं ये किसी बड़े सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लागू होगा, ये केवल और केवल ये नियम बिंदु आवेश के लिए ही लागू होगा, छोटे छोटे चार्जों के लिए लागू। अब बात ये करते हैं कि छोटे आवेश हम किसको कहेंगे। तो छोटा आवेश हम किसी भी चार्ज को हम छोटा आवेश तब कह पाएंगे जब उनके बीच की दूरी बहुत ही अधिक होगी, तो वो हमें छोटे दिखेंगे। जैसे अगर हम ये बोर्ड लेते हैं, जैसे अपना व्हाइट बोर्ड है और ये इस पे चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, एक समान रूप से वितरित है, तो ये एक चार्ज हो रहा है। और ये अगर एक मार्कर है आपका दूसरा आवेश, तो क्या इनके बीच कूलॉम का नियम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड पे आवेश एक समान रूप से वितरित है और इसके लिए ये बहुत ही निकट है और ये बहुत बड़ा चार्ज होगा, ये छोटा चार्ज नहीं। लेकिन अगर इस बोर्ड से इस मार्कर की दूरी बहुत अधिक बढ़ा दी जाए तो ये इस मार्कर के लिए बहुत ही छोटा दिखेगा और इसके लिए ये बिंदु आवेश माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं जो हमारे तारे होते हैं वो हमें पृथ्वी से बहुत ही छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो हमारे लिए वो क्या होते हैं? एक बिंदु के समान होते हैं। क्या वो बिंदु है? नहीं, बहुत बड़े बड़े होते हैं तारे, लेकिन वो यहाँ पृथ्वी के लिए वो बहुत छोटा सा बिंदु जैसा दिखाई देता है, तो ये बिंदु जैसा हम लोग मान रहे हैं। वैसे ही आवेश को भी हम लोग बिंदु आवेश तभी मान सकते हैं जब वो इस कंडीशन में हो कि वो बहुत ही छोटा दिख पाए। तो कूलॉम ने बताया कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, स्थिर बिंदु आवेशों मतलब रुके हुए आवेशों के बीच, जैसे ये Q1 है और ये क्या है? Q2 है, दो स्थिर बिंदु आवेश है। किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें और एक कंडीशन है कि ये दोनों आवेश एक दूसरे को या तो आकर्षित करेंगे या तो प्रतिकर्षित करेंगे। अब बात आती है कि कब ये आकर्षित करेंगे और कब ये प्रतिकर्षित करेंगे। तो समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, और विपरीत प्रकृति के जो आवेश होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तब भी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा अर्थात रिपल करेगा, नेगेटिव होगा तब भी एक दूसरे को रिपल करेगा, और अगर ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो अगर मानते हैं अगर ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला इसको रिपल करेगा इधर की ओर, और ये वाला इधर इसको रिपल करेगा इधर। कूलॉम ने बताया कि जो इन दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल लगेगा उसकी दिशा सदैव इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, वो चाहे अंदर की ओर हो और चाहे बाहर की ओर हो।
भाई आकर्षण बल होगा तो इन साइड में, तो अगर प्रतिकर्षण बल होगा तो बाहर की साइड में होगा। तो अभी दोनों प्लस आवेश है, इसका बल किधर लगेगा, बाहर साइड में लगेगा। और किस दिशा में लगेगा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश लगेगा। तो आप देख सकते हैं कूलाम का स्थिर वैद्युत नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाले रेखा के अनुदिश होती है। तो अर्थात हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, या प्रोपोर्शनल टू Q1 into Q2 या प्रोपोर्शनल टू 1 by R स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को मिला के हम लोग क्या लिख सकते हैं, समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से क्या आ रहा है, या प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जब भी हम लोग प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं कांस्टेंट यूज करते हैं, हमने कांस्टेंट यूज किया K, और यहाँ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां K स्थिर वैद्युत बल नियतांक है, जिसका मान SI पद्धति में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल 9.010⁹ न्यूटन हाइपन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। अगर हम बात करें सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है, सीजीएस पद्धति में के का मान 1 होता 1 होता है। तो सीजीएस पद्धति में के का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए सीजीएस पद्धति में मैंने आपको बताया भी था कि आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, स्थैतिक कूलम होता है। तो अगर आप कभी भी सीजीएस पद्धति में सवाल लगाने के लिए जाएंगे तो के की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, और आवेश किसमें होने चाहिए, स्थैतिक कूलम में होने चाहिए, और आर की वैल्यू किसमें होगी, सेंटीमीटर में होगी। तो एफ का जो मात्रक आएगा वो किसमें आएगा, डाइन में आएगा, क्योंकि फोर्स का जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, डाइन होती है, अर्थात बल का जो सीजीएस मात्रक है वो क्या होता है, डाइन होता है। तो हम लिख सकते हैं F इज इक्वल कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर न्यूटन। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K तो F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा, R स्क्वायर आ जाएगा, न्यूटन इसका मात्रक होगा। तो इतनी सारी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी कि कूलॉम का नियम कब और कैसे लागू होता है। अगर हम और आगे बात करते हैं कि ये परावैद्युतांक क्या होता है, तो परावैद्युतांक बल को क्या करता है, प्रभावित करता है। इनके बीच का जो माध्यम है उसी का परावैद्युतांक होता है, और ये परावैद्युतांक क्या करता है, बल को प्रभावित करता है। तो अगर हम नोट पॉइंट करके लिखें तो देख सकते हैं यह जो दोनों आवेशों के बीच का जो बल है वो दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। तो हम नोट पॉइंट फर्स्ट करके लिख सकते हैं कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। अगर माध्यम का परावैद्युतांक K है तो हम लोग कह सकते हैं कि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, क्योंकि फार्मूला आप देख रहे हैं F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q2 अपॉन R स्क्वायर आया है, तो यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K आ रहा है। इसका मतलब है कि अगर K का मान बढ़ेगा तो F का मान क्या होगा, घटेगा।
और आप ये बात जानते रहे, वायु और निर्वात के लिए k का मान 1 होता है, 1 होता है, और किसी भी माध्यम के लिए k का मान सदैव 1 से अधिक होता है। इसका मतलब है कि वायु और निर्वात के अलावा अगर कोई दूसरा माध्यम रखा जाता है तो बल हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। बल क्या होगा, हमेशा घट जाएगा, क्योंकि k का मान सदैव वायु और निर्वात को छोड़कर सभी माध्यमों के लिए क्या होता है, 1 से अधिक होता है। जबकि धात्विक माध्यम के लिए, अगर धातुओं के लिए k का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो k का मान जितना अधिक होगा बल उतना ही कम होता चला जाएगा। अब और आगे अगर हम लोग बात करते हैं कि परावैद्युतांक क्या होता है, तो परावैद्युतांक किसे कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो परावैद्युतांक की परिभाषा हम लोग ऐसे दे सकते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसे k से प्रदर्शित करते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे हम लोग k से प्रदर्शित करते हैं। परावैद्युतांक को एक और नाम से भी जाना जाता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता या सापेक्ष वैद्युतशीलता। हम सापेक्ष वैद्युतशीलता के नाम से भी इसे जानते हैं। तो सापेक्ष वैद्युतशीलता की कभी हमसे परिभाषा पूछी जाएगी तो हम एप्सिलॉन r से लिखते हैं। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को हम क्या कह सकते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं, सापेक्ष वैद्युतशीलता कहते हैं। इसे एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एप्सिलॉन r से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम बात करें कि एप्सिलॉन नॉट जो है निर्वात की वैद्युतशीलता जो होती है उसका मान कितना होता है, तो निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल होता है 8.85 10 की पावर कितना -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन हाइफन मीटर स्क्वायर। अब ये बात आती है कि इसका मात्रक सर आपने कैसे लिखा है, तो आप देख भी सकते हैं कि इसका मात्रक हम लोग कैसे लिख रहे हैं। F इज इक्वल कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब आपको एप्सिलॉन नॉट का मात्रक चाहिए तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल आ जाएगा 1/4 पाई और Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक अगर हम लोग देखते हैं इसका मात्रक कितना आता है, तो इसका मात्रक तो होगा नहीं, और Q1 का मात्रक कितना होगा कूलम, और Q2 का भी कूलम, और F फोर्स का मात्रक क्या होगा न्यूटन, और दूरी का मात्रक क्या होगा मीटर, और मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि R स्क्वायर है, तो कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगर हम इसका बीमा देखते हैं कि इसकी बीमा क्या है, तो देख सकते हैं आवेश की बीमा मैंने आपको पढ़ाया था पहले ही क्लास में कि आवेश की बीमा क्या होती है 80 होती है। Q2 की बीमा भी कितनी होगी 80 होगी, और बल की बीमा क्या होगी MLT-2, और R की बीमा क्या होती है L होती, तो R स्क्वायर कितनी होगी L2 होगी। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो M ऊपर जाएगा, कितना होगा M-1, L कितना होगा आपके पास L3 होगा, कितना आ जाएगा आपके पास L3, और उसके बाद T कितना है आपके पास, ये ऊपर जाएगा तो T और T की पावर 4, और यहां से कितना आएगा A2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।